हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैवित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, फिर उसको अप्रेज किया जाता है। हर साल आपको बैंक की बात करें, पीएनबी में पैफ का कॉन्सेप्ट होता है ना, पैफ वगैरह दी जाती है, मार्किंग की जाती है हर साल। उसी के बारे में पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। पार्ट 1 है हमारे सामने। लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पीएमएस जानेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ में पीएमसी भी क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है। तो ये सारे टर्म हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगेन, जितने भी आप मान लीजिए आपने अपनी एक कंपनी खोली हुई है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, उन्होंने साल भर काम किया, तो बदले में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करें, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में करें, चाहे कोई सर्टिफिकेट दें, चाहे ताली बजवाएं, जैसे भी करके आप उनको दे सकें। तो जनरली टारगेट यही रहता है कि हर साल हर एम्प्लॉय रेज चाहता है, अपनी इनकम में बढ़ोतरी चाहता है। बढ़ोतरी किस आधार पर होगी, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर होती है। उसी चीज़ को मैनेज करना ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक process by which the organization involves its employees as individual and members of a group in improving organizational effectiveness in the accomplishment of its mission and goal। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करती है इंडिविजुअल लेवल पर भी, किसी ग्रुप के मेंबर के तौर पर भी, ताकि उस एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करके हम क्या चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, और एकम्प्लिश करना चाहते हैं अपने मिशन को, गोल को। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, गोल है, उसको अचीव करना चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्लियर होती है बात थोड़ी बहुत? ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, हम एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, कितना इन्वॉल्व है, कितना आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल स्तर पर, ग्रुप के, टीम के मेंबर के तौर पर कितना दे रहा है, जिसकी उस मतलब हम एम्प्लॉय की इंप्रूवमेंट की सहायता से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली हम अपने मिशन और गोल को अचीव करना चाहते हैं। अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसे अचीव करना चाहती है। इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय सो दैट द कंपनीज गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर मोर इफेक्टिवली अचीव्ड। तो ये प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करने की, आप पहचानने की कोशिश करते हैं, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहचानेंगे, इवेल्युएट करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि कंपनी का जो गोल है, उद्देश्य है, उसे और इफेक्टिव तरीके से अचीव किया जा सके। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को पहचानते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और फिर फर्दर उस एम्प्लॉय को हम डेवलप भी करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को इंप्रूव करना चाहते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये होता है इसमें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की थी। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेजरिंग, इवेल्युएटिंग जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स एंड outcomes to discover regions of performance and how to perform effectively in future so that the employee, organization and society all get benefit। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम बना हुआ है ना। जैसे ही ये एनुअल क्लोजिंग आएगी या अप्रैल मई में ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो उसी के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, किसके लिए, मेजर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। क्या मेजर करते हैं, क्या इवेल्युएट करते हैं, जॉब से रिलेटेड आपका व्यवहार, बिहेवियर भी इवेल्युएट करते हैं, आपका आउटकम भी, आपने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा, वो भी हम यहाँ पर जज करते हैं। ये जानने के लिए हम जानना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं रीजन की ऐसी परफॉर्मेंस आपने क्यों दी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी खराब परफॉर्मेंस आपने क्यों दी, और कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि एम्प्लॉय को भी फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा, और सोसाइटी यानी समाज को भी फायदा हो। ये हो जाता है हमारा टारगेट कहाँ पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। मोस्ट फैमिलियर एस्पेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, सबसे फैमिलियर एस्पेक्ट अगर देखें तो वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतरीन उदाहरण अगर हम देना चाहें तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। यही अप्रेजल आपका किया जाता है हर साल, which is derived from goals and objectives set, which again get derived from vision and mission of the
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल कहाँ से ड्राइव किया जाता है? आपके जो गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, गोल और ऑब्जेक्टिव हर इंप्लॉई के लिए सेट किया जाता है, और ये गोल और ऑब्जेक्टिव इंप्लॉई के लिए सेट कहाँ से किए जाते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन है उसी के आधार पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईबी की संस्था है, ठीक है। मैं अपने इंप्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे ये कंटेंट बना करके दे, जहाँ पर भी एग्जाम्पल हो सकता है वहाँ एग्जाम्पल दे, जहाँ फोटोज लगानी फोटोज लगा करके दें, जहाँ कुछ मॉडिफिकेशन एनहेंसमेंट कुछ रिमूवल वो सारा करके मुझे दें, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरी ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन हो गया कि मुझे सीआईबी का पूरा सिलेबस कवर करना है, आईआईबीएफ लेवल का मटेरियल पढ़ाना है, बराबर हो गया मेरा विजन और मिशन। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैं अब उनका गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर दूंगा, भाई तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। क्लियर हो गई? तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का कहानी हो गई। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की परिभाषा दे रहे हैं, वही सेम परिभाषा जो हम पहले पढ़ चुके हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, वही दिया था, यहाँ भी वही करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफाइन करता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड बिहेवियर एंड आउटकम टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई द एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली परफॉर्मिंग ऑन द जॉब एंड हाउ द एम्प्लॉय कैन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर सो दैट द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी बेनिफिट ऑल, है ना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वही बात फिर से बताई जा रही है कि ऐसा हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आपका है ये एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जिसमें हम एम्प्लॉय का इवेल्युएशन करते हैं, किस चीज से, उसकी नौकरी से रिलेटेड उसका व्यवहार कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, जो भी काम वो कर रहा है उसमें उसका आउटकम कैसा है, ये जानने का प्रयास करते हैं ताकि हम डिस्कवर कर सकें हाउ एंड व्हाई एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली परफॉर्मिंग ऑन द जॉब, क्यों और, है ना, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे इस जॉब पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना खराब परफॉर्म कर रहा है, जो भी परफॉर्मेंस उसकी है वो हम जानने का प्रयास करते हैं, और कैसे एम्प्लॉय को हम और इफेक्टिवली फ्यूचर में परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो, एम्प्लॉय का भी फायदा हो और सोसाइटी सबका फायदा हो। तो यही हो जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पीएमएस यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स, असेसिंग एम्प्लॉयज एंड इंप्लीमेंटिंग द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता था वो क्या था, हम ये एक प्रक्रिया थी जिसमें हम गोल स्टेब्लिश करते थे, हम अपना एम बनाते थे कि हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का मूल्यांकन किया करते थे और साथ ही साथ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर दिया करते थे कि हर साल आपका अप्रेजल किया जाएगा, ठीक है। द गोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट, फेयर, इक्विटेबल प्रोसेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गोल क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, मतलब हम किसी के साथ बायस नहीं होना चाहते, एक कंसिस्टेंट, एक फेयर, उचित, है ना, इक्विटेबल प्रोसेस स्टेब्लिश करेंगे सभी के लिए, सबकी परफॉर्मेंस को एक ही तराजू पर तौला जाएगा, उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर हो जाती बात यहाँ तक? चलिए, तो हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली, तो अगली बार हम रिवीजन करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप के लेवल पर भी लेते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, जिसकी सहायता से हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो प्रक्रिया है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, डेवलप करते हैं एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को, ताकि जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चाहे पीएमएस कह लीजिएगा फ्रेंड, चाहे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, दोनों एक ही लैंग्वेज, एक ही डेफिनेशन दे रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड बिहेवियर को मेजर करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके रिजल्ट यानी आउटकम को देखते हैं, क्यों इस पद पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं, और फ्यूचर में इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, देश का भला हो, एम्प्लॉय का भला हो, ये भी हमारा प्रयास रहता है। पीएमएस का मोस्ट जो फैमिलियर एस्पेक्ट है, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ यूज हो रहा है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के जो भी मिशन और विजन होते हैं उसकी सहायता से हम हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं ताकि कंपनी का विजन और मिशन पूरा किया जा सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी सेम वही बात कही गई है। ट्रेडिशनली अगर देखें, यानी पहले क्या चलता रहा है पीएमएस में, पीएमएस एक प्रक्रिया है जिसमें गोल एस्टेब्लिश किए जाते हैं लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉय को उन गोल के आधार पर एसेस किया जाता है और एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या चाहती है कि एक कंसिस्टेंट, फेयर और इक्विटेबल प्रोसेस हो ताकि सभी के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, सबके लिए एक जैसी प्रक्रिया को अपनाया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को
देखने के लिए। अब आती है बात फ्रेंड दूसरे टॉपिक की, जो कि है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, जिसे हम पीएमसी भी कहेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस जनरली इंक्लूड गोल सेटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, डेवलपिंग, रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड रिवार्डिंग। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? आप गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो गोल है आपका उसको कैसे अचीव करेंगे उसके लिए प्लान करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, डेवलपमेंट की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है, इनाम वगैरह देने की जरूरत। तो ये सारे काम हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। अगर आपको पीएमएस की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो उसको समझने के लिए आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का यूज कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल को समझेंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ जाएंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है, साइकिल, वो बेस्ड होती है प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज साइकिल। यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में प्लान करो, डू करो, रिव्यू करो और रिवाइज करो। ये 4 स्टेप्स हैं इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के, ठीक है। याद रखिएगा, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज। अगर पूछा जाता है एग्जाम में इनकेस तो आपको पता होना चाहिए। इवन हम चारों के बारे में बात करेंगे लेकिन सीक्वेंस मायने रखेगा। प्लान, डू, रिवाइज, रिव्यू एंड रिवाइज, लास्ट में रिवीजन करते हैं। प्लान करेंगे, सेबी की तैयारी करनी है, अशोक सर के वीडियो देखेंगे, फिर जो कुछ भी देखा है उसको रिव्यू करेंगे कि हाँ हमने क्या क्या अब तक किया है, और फिर फाइनली एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे। काइंड ऑफ दैट आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्लान करना है, अंडरस्टैंडिंग करंट परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस क्या है, प्रायोरिटाइजिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, ये प्रायोरिटाइज करना है हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाइंग एक्शन दैट नीड टू बी टेकन एंड प्लानिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट। हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्शन जो हमें लेना चाहिए और साथ ही साथ में इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग भी करते हैं। तो प्लान हो रहा है, देखिए यहाँ पर करंट परफॉर्मेंस क्या है उसे समझेंगे, हमें क्या करना है उसकी प्रायोरिटी तैयार करेंगे, फिर हम क्या एक्शन लिए जाने उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के हिसाब से इंप्रूवमेंट की प्लानिंग भी कर लेंगे। प्लान हो गया। डू करना है, इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेस आर इन प्लेस टू सपोर्ट इंप्रूवमेंट, टेक एक्शन एंड मैनेज रिस्क एंड हेल्पिंग पीपल अचीव बेटर परफॉर्मेंस। डू में हमें करना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि एक प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस जो है इन प्लेस है अपनी जगह पर, इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ में लोगों को बेहतर अचीवमेंट दिलाने के लिए, परफॉर्मेंस में बेहतर अचीवमेंट के लिए भी जो कुछ भी करना है वो डू की प्रक्रिया में आ जाता है। प्लान किया आपने, डू किया, अब रिव्यू करेंगे। रिव्यू में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन, आपके एक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा इसे अंडरस्टैंड करना। रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। स्पीकिंग टू द यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड गेटिंग अ बेटर पिक्चर ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो हमें क्या है, हमारे जो एक्शन मतलब हमने जो कुछ भी डू में किया है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो समझने का प्रयास करेंगे। परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे हम अपनी, ठीक है। यूजर्स से बातचीत करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो भी हमारे वेंडर वगैरह उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस के बारे में क्या अनुभव रहा है। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की एक बेटर पिक्चर जानने का भी हम प्रयास करेंगे कि क्या कोई चेंजेस भी आ रहे हैं। अब आती है बात रिवाइज करने की। रिवाइज, यूजिंग द लेसन्स लर्न फ्रॉम रिव्यू टू चेंज योर प्लान्स आर व्हाट यू डू सो दैट फ्यूचर एक्शन इज मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। जो कुछ भी आपने यहाँ सीखा रिव्यू में कि हाँ हमसे क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लेसन जो हमने लर्न किए हैं रिव्यू से उसी के हिसाब से अपने प्लान को चेंज करेंगे, या फिर हम ऐसा कौन सा एक्शन लें कि ताकि फ्यूचर में जो भी हमारे एक्शन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव, इफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रहें। ये आपका किस में आ जाता है, रिवाइज में आ जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने बात कर ली यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में हम गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डेवलप करते हैं, रिव्यू, एनालाइज, रिवार्ड, सारे काम हम करते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल को समझना होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज साइकिल पर आधारित होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल जो है किस में आधारित होता है, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज पर। प्लान करने का मतलब होता है हमें करंट परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें प्लान में, ठीक है, हमें करंट परफॉर्मेंस को समझना है, क्या करना है उसे प्रायोरिटाइज करना होगा, एक्शंस आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि हमें लेने होंगे इंप्रूवमेंट लाने के लिए। डू में हमें इंश्योर करना होगा कि जो कुछ भी हमने प्लान किया है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस मौजूद है ताकि जो कुछ भी तुमने प्लान किया उसको तुम इंप्लीमेंट कर सको, नेसेसरी एक्शन ले सको, रिस्क को मैनेज कर सको, ठीक है। ये सारी चीज़ें डू में आ जाएंगी। रिव्यू में क्या आएगा, जो कुछ भी आपने प्लान किया फिर डू किया, एक्शन जो लिया
उस एक्शन का क्या इंपैक्ट रहा उसको रिव्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन, आपके एक्शन का क्या प्रभाव रहा, परफॉर्मेंस को रिव्यू करिए, ठीक है। यूजर्स से, स्टेक होल्डर से स्पीक करिए, बातचीत करिए और जानने का प्रयास करिए कि उनका परफॉर्मेंस के बारे में क्या अनुभव रहा है। रिव्यू में आपने अपने इम्पैक्ट एक्शंस का इम्पैक्ट देखा कि हमारे एक्शंस का क्या प्रभाव पड़ा है। अब इसमें भी अगर कोई कमी है तो वो यहाँ पर ठीक करिए, ठीक है। जो भी आपने लेसन लर्न किया है रिव्यू वाली प्रक्रिया से, उस लेसन को यूज करके आप अपना प्लान बनाएंगे, अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, या फिर व्हाट टू डू सो दैट फ्यूचर, हमें क्या करना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में अगर हम एक्शन को लें तो वो ज़्यादा इफिशिएंट, इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट रहे। ये सारे काम आप रिवाइज में करते हैं, ओके। अब आती है बात सम साइलेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस हैं, इन्हें कहेंगे 7 प्रोसेस है टोटल मिला करके। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले इंडिविजुअल गोल डेवलपमेंट की बात करनी होगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस द रोल ऑफ की रिजल्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, KRA का फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है आपसे। KRA होता है चाहे की रिजल्ट एरिया कह लीजिए, चाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कह लीजिए, ओके। KRA का मतलब के रिजल्ट एरिया, सॉरी की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हो सकता है, ओके। तो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपके लिए की KRA का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की रिजल्ट एरिया क्या होता है, आर सेट ऑफ एक्टिविटीज ड्राइव्ड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो KRA क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो तुम ब्रांच में अगर काम करते हो, मैं मान लेता हूँ तुम्हारा क्रेडिट का पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लोन देखना है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारे लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, की रिजल्ट एरिया क्या होगा कि हम अच्छी क्वालिटी के लोन दे जो NPA में ना कन्वर्ट हो, यही होगा ना। अगर मान लो तुमको जो है वो ATM देखने के लिए लगा दिया गया है, मैं मान लेता हूँ कि आपको ब्रांच में ATM हैंडलिंग के लिए लगाए हैं। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि KRA क्या होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की रिजल्ट एरिया क्या होगा कि ATM ज़्यादा से ज़्यादा समय चलता रहे, लोगों को कैश मिलता रहे, कैश आउट ना हो, यही सब तो तुम्हारा एरिया होगा, राइट। तो वही KRA में आता है, ठीक है। क्लियर हो गया KRA। तो वही बोल रहा है कि मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो KRA यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की रिजल्ट एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से ड्राइव होकर के आती हैं। मैंने आपको बताया जैसे ATM मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ATM ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलता रहे। उसी में से ही कई सारी एक्टिविटी निकल करके आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ATM में हमेशा कैश रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटी निकल करके आपके आ जाती हैं, ठीक है। KRA रेफर्स टू जनरल एरियाज ऑफ आउटकम और आउटपुट फॉर विच द डिपार्टमेंट रोल इज रिस्पॉन्सिबल। KRA रेफर करता है क्या, जनरल एरिया ऑफ आउटकम या आउटपुट यानी रिजल्ट को, फॉर विच जो डिपार्टमेंट का रोल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो की रिजल्ट एरिया में अगर आप ATM देख रहे हैं तो की रिजल्ट एरिया क्या होगा, आपकी पर डे 400 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो, या फिर जो है आपका ATM 99% टाइम जो है अप रहे, काइंड ऑफ दैट। तो यही आपका आउटपुट के तौर पर देखा जा सकता है। अलाइनमेंट ऑफ गोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम ये भी देखेंगे कि हम गोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन का अलाइनमेंट करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे कोई बैंक है तो बैंक को ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक इंडिविजुअल का रोल वहां पर निभाना होगा। ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति का रोल छोटा या बड़ा है, सब मिलकर के अपना रोल निभाएंगे और सबके रोल मिला करके फाइनली हमारा रोल रहेगा कि हमको प्रॉफिट कमाना है, ओके। तो द सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल गोल मस्ट एड अप टू अचीवमेंट ऑफ द कारपोरेट गोल, ठीक है। कारपोरेट का जो गोल है, सभी इंडिविजुअल के गोल को अगर हम उद्देश्य को अगर जोड़ लें, सभी इंडिविजुअल को जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर के कारपोरेट का गोल या ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। यही होता है मैनेजर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। टिपिकली अप्रेजल इज डन बाय इमीडिएट मैनेजर बेस्ड ऑन द सेल्फ असेसमेंट बाय द अप्रेजी, द पर्सन हुज अप्रेजल इज बीइंग डन, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब आपका अप्रेजल किया जाता है तो कैसे किया जाता है, अप्रेजल के लिए क्या किया जाएगा, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म में आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने अचीवमेंट को गिनाओ। आप क्या करते हो, बताते हो कि हाँ इस साल हमने क्रेडिट का पोर्टफोलियो, हमने 7 बजट पूरे किए, 9 में से 10 में से इतने बजट पूरे किए, ठीक है। हमने कुल मिलाकर के 12 लोन पास किए, हमने इतने एजुकेशन लोन बांटे, हमने डिजिटल बैंकिंग में ये परफॉर्मेंस की है, कासा में हमारी ये स्थिति है, काइंड ऑफ दैट। तो आप खुद ही लिखते हो अपनी सारी डिटेल्स। तो वही बोल रहा है
कि बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बाय अप्रेजी, जिसका अप्रेजल होना है, जिसकी परफॉर्मेंस देखी जानी है, जिसका अप्रेजल होना है, वही खुद अपने आप को एसेस करता है। आप खुद ही तो अपनी बड़ाइयां दिखा रहे हो कि हाँ हमने ये उखाड़ा, ये तोप दागी है, ये किया हुआ है, राइट। तो वही चीज हो रही है कि आप जो है सेल्फ असेसमेंट करते हैं और उसी के आधार पर जो आपका इमीडिएट मैनेजर होता है वो आपका अप्रेजल करता है, ठीक है। तो अप्रेजल कैसे होता है, मैनेजर असेसमेंट करता है आपकी परफॉर्मेंस का। कैसे करता है, आप अपनी तारीफ खुद लिखते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद ही बताते हैं हमने क्या क्या अचीव किया, और फिर आपका इमीडिएट मैनेजर, ब्रांच में है तो सीनियर मैनेजर, जो भी आपसे ऊंचे पद पर है वो आपका असेसमेंट कर देता है। एम्प्लॉइज सेल्फ असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, भाई सीधी सी बात है, हमने बताया आपको कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने बारे में बताएं कि आपने इस साल क्या अचीव किया हुआ है, वही है एन इंपॉर्टेंट फीचर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू स्टेट हिज अकम्प्लिशमेंट ना। ये बेहतर तरीका है कि एम्प्लॉय को एक मौका दिया था कि तुम खुद बताओ कि तुमने इस साल क्या क्या अचीवमेंट करी हुई है। इसी बेसिस पर अप्रेजल होता है। आपने भी बैंकों में आपको बताया जाता है कि अपना जो है भर दो सारी डिटेल्स की तुमने इस साल क्या क्या अचीव किया है। जैसे मैं एटीएम वगैरह देखता था, डिजिटल देखता था, तो मैं बताया करता था कि हाँ भाई 95% 96% हमारी अवेलेबिलिटी रही है। हमने डिजिटल बैंकिंग में डेबिट कार्ड का टारगेट जितना था 1 लाख डेबिट कार्ड इशू करने थे, हमने जो है लगभग 1.5 लाख डेबिट कार्ड इशू किए, काइंड ऑफ दैट। ऐसे सारी डिटेल्स हम लिखते हैं। तो वही है कि एम्प्लॉय खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस का, ठीक है। पीर आर 360 असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। पीर मतलब जो साथ में काम करते हैं, ओके। A more sophisticated and comprehensive assessment taking into account a number of views from cross section of boss, subordinate and peers, ठीक है। 360 डिग्री असेसमेंट जो होता है, इसके बारे में ये पूरा टॉपिक है, हम बात करेंगे और क्वेश्चन भी आते हैं 360 डिग्री से। अभी के लिए ऐसे समझ लो, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, हियर इज अ पर्सन, ये मान लेते हैं एक इंसान है और इसका 360 अप्रेजल हो रहा है, मतलब 360 डिग्री से पूरा अप्रेजल होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कई सारी पार्टियां हैं, जैसे आपके साथ काम करने वाले, आपके बॉस, आपके कस्टमर, आप खुद, कुल मिलाकर के लगभग 6 पार्टियां होती हैं इसमें इन्वॉल्व। ये सभी लोग मिल करके तुम्हारा असेसमेंट करते हैं। देखो बैंकों में जनरली क्या हो रहा है, आप हो गए, ठीक है, आपने अपनी तारीफ में एक फॉर्म भरा कि मैंने ये अचीवमेंट्स किए हुए हैं, इमीडिएटली ऊपर आपका बॉस हो गया, उसने आपका अप्रेजल किया, मतलब उसने देखा कि हाँ जो तुमने भरा है वो सही है कि नहीं। क्यों ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसी को पता है भाई कि तुमने क्या क्या अचीव किया हुआ है, ठीक है। फिर इसने रिव्यू किया और फिर अप्रूवल के लिए एक और एम्प्लॉय, एक और इससे ऊपर के बॉस पर जाता है, फिर वो फाइनली करता है कि चलो ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर ये जो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर उसी पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल का पता नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट देख रहा है। और ये जो व्यक्ति है आपका बॉस, वो जैसे आपकी ब्रांच में सिर्फ आपका सीनियर मैनेजर आपको देख रहा है, तो उसको पता है कि तुम मिसबिहेव कर रहे हो, टाइम से आते हो कि नहीं आते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं, उसको सारा पता है, ठीक है। लेकिन जो सर्कल ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको नहीं पता तुम्हारे बारे में। तो कहीं ना कहीं सर्कल ऑफिस का बंदा आपके बॉस के ऊपर ही डिपेंड कर जाता है। लेकिन ये जो अप्रेजल है 360 डिग्री, ये इस बात पर नहीं, सिर्फ बॉस ही नहीं रिव्यू करेंगे, आपके साथ काम करने वाले, आपसे नीचे काम करने वाले, आपसे ऊपर काम करने वाले, आपके कस्टमर, आपके वेंडर, सब आपको रिव्यू करते हैं। कोई बचता ही नहीं है, जिसका भी मन किया वही रिव्यू कर देता है कि सर बहुत बेकार हैं ठीक है, या बहुत अच्छे हैं, जो भी हो, ठीक है। तो 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस मतलब ये और सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, बहुत अच्छा असेसमेंट है। इसमें क्या होता है, हम नंबर ऑफ व्यूज लेते हैं क्रॉस सेक्शन से, जैसे बॉस से भी लिया, नीचे वाले सबऑर्डिनेट से लिया, जो साथ में काम करने वाले पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी हम साथ में, उनका भी असेसमेंट, मतलब वो सभी लोग आपको रिव्यू करते हैं। कुल मिलाकर के 360 डिग्री से, हर एंगल से आपको देखा जा रहा है, बचेंगे नहीं आप, ओके। कंपिटेंसी असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर क्या क्षमता है उसका असेसमेंट करना कंपिटेंसी असेसमेंट होता है। कोचिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्लानिंग फॉर फ्यूचर कैरियर पोजीशन, फ्यूचर कैरियर पोजीशन के लिए आप क्या तैयारी करना चाहते हैं, वो आपका कोचिंग देना और डेवलपमेंट में आ जाता है। दीज 7 प्रोसेसेस फॉर्म एंड इनहेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। ये 7 प्रक्रिया जो है ये आपके मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो है रिलेशनशिप को इंप्रूव करती हैं, ठीक है। तो हमने साइलेंट फीचर की बात की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा पहला इंडिविजुअल गोल को डेवलप किया जाता है। इंडिविजुअल डेवलप गोल में भी खास करके KRA की बात की हमने, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कह लीजिएगा, की रिजल्ट एरिया भी कह लीजिएगा। की रिजल्ट एरिया एक टॉपिक है, KRA हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। KRA जो है एक्टिविटी होती है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से ड्राइव की जाती हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को लेकर के छोटे छोटे जो है एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज दे दी जाती है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में, जैसे ATM वाला एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था। फिर KRA की सहायता से हम आपके आउटकम या रिजल्ट को मेजर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल को, दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ गोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा मिशन है, गोल है, उसको
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हर इंडिविजुअल को दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि सभी इंडिविजुअल का अगर टारगेट अचीव हो जाए तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव हो जाता है। यही किया जाता है। सर्कल ऑफिस का टारगेट अगर मान लो 100 करोड़ रुपए का क्रेडिट यानी 100 करोड़ का लोन बांटना है इस क्वार्टर में, तो वो क्या करेगा 100 ब्रांचों को पकड़ेगा, 1-1 करोड़ का टारगेट दे देगा। अगर वो 100 ब्रांचें 1-1 करोड़ रुपए बांट देंगी तो 100 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव हो जाएगा। बस यही है पूरा अलाइनमेंट ऑफ गोल, ठीक है। फिर मैनेजर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद ही अप्रेजी, जिसका अप्रेजल होना है वो व्यक्ति खुद ही अपनी डिटेल्स एक फॉर्म में भर करके अपने बॉस को सबमिट कर देता है। फिर बॉस क्या करता है, बॉस उठा करके वो सारी डिटेल्स मैच करता है और उसके हिसाब से आपका अप्रेजल कर देता है। तो दैट इज मैनेजर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट करता है, एम्प्लॉय को मौका देता है भाई कि अपना खुद की तारीफ खुद ही कर लो, तो ये एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट हो गया। पीयर आर 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि ज़्यादा अच्छा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें क्रॉस सेक्शन से आपका जो है अप्रेजल किया जाता है। सिर्फ आपके बॉस ही नहीं, आपके बॉस, आपके जूनियर, आपके साथ काम करने वाले, आपके कस्टमर तक आपको रिव्यू करते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी दक्षता है, उसका असेसमेंट करना। तो इसे असेसमेंट आप पोटेंशियल कहते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हो, दैट इज कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। कोचिंग और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भाई देखो, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अपने मतलब फ्यूचर में आपका एम क्या है, एमडी बनना चाहते हो, है ना, सीईओ बनना चाहते हो, क्या चाहते हो पद, उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग करना कैरियर पोजीशन की कोचिंग और डेवलपमेंट में आ जाता है। तो ये सातों के सातों प्रोफेसर जो होती हैं वो आपके एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप को सुधारती हैं, ठीक है। अब आती है बात, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आ गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की बात करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हिच इज द मोस्ट विजुअल फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मोस्ट विजुअल फॉर्म होता है। इज अ डेवलपमेंटल टूल यूज्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक डेवलपमेंटल टूल है जिसको एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक विजिबल फॉर्म है, विजिबल रूप है। ये एक टूल है, डेवलपमेंटल टूल है, जिसकी सहायता से हम एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट सच फैक्टर्स। अब परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट मेजर की जाएगी, किन पॉइंट्स पर आप परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, सर ने जो पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, सर ने जो पढ़ाया क्या वो एग्जाम में पूछा गया, नहीं पूछा गया, सर ने जो पढ़ाया मैं उसे रिकॉल कर पाया और एग्जाम में आंसर दे पाया या नहीं दे पाया, इसी सबसे तो आप मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। ठीक उसी तरीके से जॉब में कैसे किया जाएगा, परफॉर्मेंस इज मेजर अगेंस्ट फैक्टर, जॉब की नॉलेज कितनी है आपको, क्वालिटी और क्वांटिटी आपके आउटपुट की, जो भी आप आउटपुट दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या है, इनिशिएटिव लेते हैं नहीं, लीडरशिप की एबिलिटी है नहीं है, सुपरविजन कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप पर निर्भर रहा जा सकता है नहीं, कोऑपरेट करते हैं नहीं, जजमेंटल हैं, वर्सेटाइल हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं या नहीं है, ठीक है, हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी एसेस की जाती हैं। ये सारी चीज़ों के आधार पर ही आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। असेसमेंट रिलेटेड पास्ट एज वेल एज पोटेंशियल परफॉर्मेंस, असेसमेंट यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड असेसमेंट किया जाता है और साथ ही साथ में पोटेंशियल परफॉर्मेंस मतलब फ्यूचर में भी आपके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं असेस करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्यूचर को हम कैसे कर पाएंगे, फ्यूचर को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, फ्यूचर की परफॉर्मेंस को ऐसे करेंगे ना, लेकिन इंप्रूव करने की बात होगी। ड्रिवन बाय टुडेज कंपिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेज आर इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये बोल रहे हैं कि आजकल के कंपिटेटिव एनवायरनमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपना रही है। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ एक साथ लेकर के ना, इंटीग्रेट करना। जैसे इंटीग्रेट का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका घर बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 3 बाथरूम ऊपर हैं, 2 बाथरूम नीचे हैं, तो सब के सब जगहों से जो भी पानी है, ठीक है, वो सारा का सारा पानी एक जगह से निकल करके बाहर जा रहा है, राइट। तो ये क्या किया आपने, एक तरीके से सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द बिजनेस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब सोचिए इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट में आप 4 चीजें इंक्लूड करते हैं, क्या, बिजनेस की स्ट्रेटजी को उसमें शामिल करिए, एचआर स्ट्रेटजी उसी में ले लीजिए, टैलेंट मैनेजमेंट को भी ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी, ये सारी चीजें मिला करके हमारा इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट बनता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट इनकेस पूछ लिया जाए इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट में इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा बिजनेस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में ये देखा
कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक विजुअल फॉर्म है, विजुअल रूप है, ठीक है। और ये एक डेवलपमेंट का टूल है जिसकी सहायता से ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे या परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी, किसी न किसी मतलब कंपेयर करना पड़ेगा आपको, किसी न किसी फैक्टर के आधार पर ही आपकी जो है परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। तो जैसे अगर जॉब में देखा जाए, जिस जॉब को आप करते हैं उसकी नॉलेज है कि नहीं है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका आउटपुट में क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, इनिशिएटिव लेने की हिम्मत है या नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर या नहीं, सुपरविजन कर सकते हैं कि नहीं, आप पर निर्भर रहा जा सकता है कि नहीं, कोऑपरेट करते हैं नहीं करते, जजमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते, मल्टी टैलेंटेड हैं नहीं है, हेल्थ कैसी है आपकी, इन सभी फैक्टर्स के आधार पर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जा सकता है। असेसमेंट जो है वो आपका पास्ट से रिलेटेड और पोटेंशियल परफॉर्मेंस जो आप आगे भी कर सकते हो उससे रिलेटेड भी असेसमेंट किया जा सकता है। आज की कंपिटेटिव एनवायरनमेंट में हर साइज की कंपनियां क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को यूज कर रही हैं। इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और नेशनल कल्चर, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स आप लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिपिकल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है तो कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं। पहला, जरूरी नहीं कि यही हो, टिपिकल है, ठीक है ना, टिपिकल है ना, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करें कि हम चाहते क्या हैं। जैसे सीआईबी में परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करें कि भाई कम से कम 60 नंबर बच्चों के स्टूडेंट के आने चाहिए, 60 या 60 से अधिक आना चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई 60 से नीचे बर्दाश्त नहीं, अगर कम आ रहा है तो वो गड़बड़ हो रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग अ जॉब एंड फॉर्मुलेटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर ईच पोजीशन। तो जब हम क्या करते हैं, जॉब को फॉर्मुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग अ जॉब, जब भी आप एक जॉब डिजाइन करते हैं या जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉर्मुलेट करते हैं। जॉब डिजाइन करने का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति है उसको आपने अपॉइंट किया तो वो क्या काम करेगा। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए मैं अपनी कंपनी में किसी व्यक्ति को हायर करता हूं तो वो क्या काम करेगा, एक उसकी जॉब होगी, है ना, पूछेगा कि सर मुझे क्या काम करना होगा। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि आपको आइए बैठे रहिए, नहीं भाई, आपको फ़ोन अटेंड करने पड़ेंगे, आपको स्टूडेंट्स की क्वेरी को रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने टीचर के लिए हायर किया हुआ तो उससे बोलूंगा कि आपको टीचर वाला काम करना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। तो जॉब और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि जॉब में क्या क्या काम करने होंगे वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जॉब में आपको क्या क्या रोल निभाने होंगे, क्या क्या टास्क करने होंगे, वो डिटेल जो दी जाती है उसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो जब भी आप जॉब डिजाइन करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेट करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर ईच पोजीशन। तो हर एक पोजीशन के लिए एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उसी समय डेवलप कर लिया जाता है कि हाँ इस जैसे कॉल सेंटर में है तो कॉल सेंटर में परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाएगा। उसमें कॉल सेंटर में बंदे का काम है सिर्फ फ़ोन उठाना, कैसे जज करेंगे भाई कितनी ज़्यादा कॉल इसने अटेंड की, वो उसकी परफॉर्मेंस देखने में काम आ सकता है, या कितने कस्टमर ने उसको अच्छा रेट किया, ये भी उसकी परफॉर्मेंस में काम आ सकता है, ठीक है। तो हर एक पोजीशन के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डेवलप किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर एंड नॉट वेग्यू एंड ऑब्जेक्टिव एनफ टू बी अंडरस्टूड एंड मेजर्ड। अब जो भी आप यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं भाई वो क्लियर होने चाहिए कि हाँ क्या चाहते हो तुम, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर है तो वहाँ ये क्लियर करो कि 200 कॉल दिन भर में अटेंड करते हो तो बेहतर कर रहे हो, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि नहीं दिन की कम से कम 20 अच्छी कॉल अटेंड करना, तो 20 अच्छी कॉल कैसे डिसाइड करोगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अच्छी, आपने कंफ्यूजन डाल दी, ठीक है। तो वेग्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिन में 200 कॉल कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन दिन में 20 गुड कॉल्स, हाउ यू विल डिफाइन द गुड कॉल्स, वेग्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एनफ होना चाहिए ताकि उसे समझा जा सके, उसे मापा जा सके। अब ये भी है जैसा कि मैंने कहा कि मेजरमेंट होना चाहिए, कितनी कॉल आपने आज दिन भर में अटेंड की, सर 20 कॉल अटेंड की। या फिर कोई व्यक्ति है वो बेचने वाला है, सेल्समैन है, तो आपने उससे बोल दिया कि भाई दिन में 5 फ्रिज बेचने हैं, तो मेजर हो सकता है ना कि हाँ दिन में उसको काम क्या दिया, 5 फ्रिज बेचना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, समझ में आए और मेजरमेंट पॉसिबल हो, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉय, आपको परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन को कंसर्न एम्प्लॉय को बताना होगा कि मतलब जिस जॉब को तुमने ज्वाइन किया है इसमें तुम्हारी से क्या उम्मीद की जाती है, आपको बताना होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कम्युनिकेट दीज स्टैंडर्ड टू द कंसर्न एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आप बता दीजिए भैया ये जो जॉब ज्वाइन करो यहाँ हमको तुमसे ये उम्मीदें लगी हुई हैं, तुमको दिन में 200 कॉल अटेंड करनी है, वो हम उम्मीद करके चलते हैं कि तुम करोगे, ठीक है। तीसरा, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब तुमने उसको बता दिया, गोल सेट कर लिया कि तुमसे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो कर दिया, फिर उसको बता दिया कि स्टैंडर्ड हमें ये चाहिए, तुम्हें ये मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे,
मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। द थर्ड स्टेप इज टू डिटरमाइन व्हाट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज। हम देखेंगे कि एक्चुअली तुमने किया गया। हमने तुमसे कहा था दिन में 200 कॉल अटेंड करने के लिए, तुमने एक्चुअली क्या किया। पता चल रहा है कि 60-70 कॉलें हो पाई, उसके बाद व्यक्ति बेहोश हो जा रहा है, उसको आवाज़ नहीं निकल रही है। फॉर दिस पर्पज इट इज नेसेसरी टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ टू मेजर एंड व्हाट टू मेजर। तो ऐसे में हमें ये जरूरी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन मिलना कि कैसे मेजरमेंट करेंगे और क्या मेजर करेंगे, ठीक है। क्या मापना है और कैसे मापना है, ये चीज़ हमें पता चल जानी चाहिए, ठीक है। अब 4 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर जो आपको जानकारी चाहिए कि क्या मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, उसके लिए 4 सोर्स हैं इस इंफॉर्मेशन के। कौन कौन से? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आप जान सकते हैं, स्टैटिकल रिपोर्ट की सहायता से, ओरल रिपोर्ट की सहायता से, या रिटेन रिपोर्ट की सहायता से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति ने कैसा एक्चुअल परफॉर्म किया है। खुद ही खड़े रहिए, देखिए दिन भर में कितनी कॉल अटेंड की, या आपको रिपोर्ट आ जाए, मौखिक आ जाए, रिटेन आ जाए, या स्टैटिक वाली रिपोर्ट आ जाए, तो इसकी सहायता से आप जान सकते हैं व्यक्ति ने क्या परफॉर्म किया हुआ है। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, हमने देखा उसने 70 कॉल अटेंड की है, स्टैंडर्ड क्या था, 200 कॉल अटेंड करनी थी। तो अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लगेंगे। द एम्प्लॉय इज अप्रेज्ड एंड जज्ड फॉर हिज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय को क्या करते हैं हम, अप्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, जज करते हैं उसके उस पोटेंशियल के लिए, ग्रोथ के लिए, एडवांसमेंट के लिए। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू नोट डेविएशंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमें कोशिश ये करनी है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है, उसको नोट डाउन किया जाना चाहिए, उसके हिसाब से उसको बताया जाना चाहिए कि हमें क्या करने की जरूरत है, कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो वही है डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। अब ये हमने कंपेयर कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कि भैया तुम्हें क्या करने की जरूरत थी। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। द आउटकम ऑफ द अप्रेजल इज डिस्कस्ड पीरियडिकली विद द कंसर्न एम्प्लॉय। कंसर्न एम्प्लॉय के साथ में हम पीरियडिकली जो भी रिजल्ट है हमारी अप्रेजल का, उसको डिस्कस करना चाहिए। जनरली अप्रेजल साल भर में होता है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो हर महीने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आउटकम्स, वीक स्पॉट्स एंड डिफिकल्टीज आर नोटेड डाउन एंड डिस्कस सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इज इम्प्रूव्ड। क्या अच्छा किया है तुमने, तुम्हारी कमियां कहाँ कहाँ पर रही हैं, कहाँ कहाँ तुमने डिफिकल्टी फेस की है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके उस व्यक्ति के साथ आप डिस्कस करिए, बातचीत करिए, ताकि उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर सकें, ठीक है। इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन हम इनिशिएट करेंगे ताकि हम चीज़ों को सुधार सकें, और ये मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप होगा। दिस इज द फाइनल स्टेप इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। ये लास्ट स्टेप है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वीक स्पॉट्स एंड हैविंग डिस्कस्ड विद द कंसर्न एम्प्लॉय, द सुपीरियर हैज टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। तो एक बार आपने वीक स्पॉट उसके आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके बाद में उसके साथ डिस्कस भी कर लिए भाई ये गड़बड़ियाँ थी। सुपीरियर या सुपरवाइजर जो भी है आपका, उसको करेक्टिव एक्शन, सुधार की प्रक्रिया को शुरुआत करनी पड़ेगी। सच करेक्टिव एक्शन में इंक्लूड कोचिंग एंड काउंसलिंग। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको कोचिंग और काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है। कोचिंग कर सकते हैं, मतलब उसको ट्रेनिंग दिलवाएं, कोच करें, काउंसिल भी कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग की जा सकती है, ट्रेनिंग करिए, मेंटरिंग करिए। या फिर निगेटिव एक्शन शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट एंड ओनली इफ द कंसर्न इनकम्बेंट इज नॉट अमेंडेबल विद द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। देखिए बोल रहे हैं कि कोशिश ये करिए व्यक्ति को सुधारने के लिए कोचिंग और काउंसलिंग दे दीजिए, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, मेंटरिंग कर दीजिए, मेंटर बनिए उसके, ठीक है। निगेटिव एक्शन तभी लीजिए, उसका डिमोशन कर दीजिए, उसको पनिशमेंट पोस्टिंग दे दीजिए, लेकिन ये लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए कि जब कुछ बस ना चले तभी इस निगेटिव पनिशमेंट, निगेटिव एक्शन, निगेटिव पनिशमेंट को तभी यूज करिए जब कुछ आपके बस में ना हो और वो जो व्यक्ति है वो इतना मतलब मान के राजी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब जाकर के आप उसके साथ निगेटिव काम करिए, अदरवाइज पॉजिटिव काम से ही काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट स्टेप्स जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसकी बात कर ली है। तो सबसे पहले हमने देखा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना है। जब भी कोई जॉब बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, तो उसी के साथ उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर लिया जाता है कि इस पोजीशन पर ये स्टैंडर्ड मेंटेन आपको करना होगा। जो भी आप स्टैंडर्ड बनाए वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, आसानी से मेजर यानी मापा जा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है परफॉर्मेंस, आप उम्मीद करते हैं व्यक्ति ने उस पोस्ट पर ज्वाइन किया है, तो उसको बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस पोस्ट से, इस जगह पर आपसे क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। जैसे कोई नया सर्कल हेड आता है तो उसको बता दिया जाता है भाई 200 करोड़ का पोर्टफोलियो मुझे चाहिए, 200 करोड़ का लोन इस बार तुम बांटोगे, ठीक है। तो उसको बता दिएगा ना कि हम क्या चाहते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजर करो। तुमने कहा कि 200 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट क्रेडिट आपको देना है, उसने क्या किया वो देखिए इसको, ठीक है। वो आप देखिएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे रही उसके लिए आपको डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे मिल सकता है, खुद ऑब्जर्व करिए,
स्टैटिकल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट की सहायता से डेटा आपको मिल सकता है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए। हमने 200 करोड़ के लिए कहा था, तुमने कितना किया सर? 150 करोड़ कर पाए हैं। तो वो चीज़ आप देखिए, देखने का प्रयास करिए कि क्या डिविएशन है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि 150 करोड़ ही क्यों कर पाए वो सर्कल हेड, 200 करोड़ वो क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, फिर इस अप्रेजल को एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करिए, उस व्यक्ति के साथ, कि भैया ये बताओ कि जो है हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, तुम्हारी कमियां कहाँ थी, तुम्हारी अच्छाइयाँ क्या थी, तुम्हारी कमियां क्या थी, तुमने कहाँ परेशानी फेस की, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करिए कि आखिर 150 करोड़ क्यों हुआ, 200 करोड़ क्यों नहीं हो पाया। फिर करेक्टिव एक्शंस लीजिए। अगर इसके बावजूद भी नहीं सुधर रहा है तो जोनल हेड को, है ना, जीएम वगैरह जो भी हैं रैंक के अधिकारी, उनको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सुधर नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको जो है दूसरे सर्कल में किसी के और के नीचे ट्रेनिंग वगैरह, कोचिंग ट्रेनिंग, है ना, काउंसलिंग वगैरह दिलवा सकते हैं। और जब कुछ ना सुने, बहुत ज़्यादा सर्कल हेड जो है नहीं मान रहे हैं कहना, तो फिर पनिशमेंट पोस्टिंग या फिर डिमोशन, जो भी आपके पास निगेटिव वाले विकल्प सबसे लास्ट में यूज करिए। जब कहीं कोई विकल्प ना बने, पॉजिटिव रेइन्फोर्समेंट से व्यक्ति नहीं सुधर सकता, तभी नेगेटिव रेइन्फोर्समेंट की तरफ जाना, नेगेटिव टेक्निक को अपनाना है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर ही हमारा पूरा लेक्चर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।